गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग। और बोलें, क्या चल रहा है? तैयारी कैसी चल रही है आप लोगों की? हेलो, बहुत अच्छी बात है। एकदम से जरा सा भी सुस्त मत पड़िएगा आप लोग। एकदम वैकेंसी आ रही है, अच्छी खासी आ रही है, और करीब 2500 से ज़्यादा जो है पीजीटी में ही है, और करीब 14-14 पद जो है वो आपके टीजीटी इंग्लिश, जिसमें आप ये मान करके चलिए करीब 3000 वैकेंसी आएंगे आपके टीजीटी और पीजीटी को मिलाकर के 3500 वैकेंसी हैं केवल एक सब्जेक्ट की, इंग्लिश की। तो हाँ जी, जी बताएं। हाँ आ जाएगी, हाँ जी जी, दिवाली के पहले आ जाएगी। तो चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप लोग जो है लगे रहिए। और थोड़ा सा आज एक लंबा प्ले है शेक्सपियर का, क्योंकि इसमें बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा है, तो हो सकता है कि आपको सेकंड 2 बार भी जुड़ना पड़े। आप इससे निश्चिंत रहिएगा। एंटनी और क्लियोपेट्रा की आज चर्चा होगी। बेटा जरा जो है कैरेक्टर मैंने बोर्ड पर लिख रखे हैं, और क्लियर दिख रहा है बोर्ड के नहीं? अच्छी बात है। तो एंटनी और क्लियोपेट्रा, क्लियोपेट्रा का मतलब आप लोग जानते हैं, वास्तव में इजिप्शियन वर्ड है ये, और क्लियो का मतलब होता है विलव्ड, और पेट्रा जो है वो पेटर शब्द से बना है। पेटर का मतलब होता है पिता, फादर। तो क्लियोपेट्रा का जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है विलव्ड ऑफ फादर। क्लियोपेट्रा के बारे में बहुत से मिथक हैं, और कुछ लोग ये भी कहते हैं, कुछ इतिहासकार, कि प्राचीन मिस्र में जो राजघराने होते थे उनमें आपस में भाई बहन का ही विवाह हो जाया करता था। तो क्लियोपेट्रा मात्र जब 14 वर्ष की थी तो उसके ही भाई हरमासिस से उसका विवाह हो गया था, और फिर सेक्सटस पॉम्पियस फर्स्ट का पीछा करते हुए जब जूलियस सीजर अलेक्जेंड्रिया आया था, अलेक्जेंड्रिया वास्तव में ये कहा जाता है कि अलेक्जेंडर ने बसाया था, सिकंदर ने, तो जो कि प्राचीन मिस्र की राजधानी भी थी, वहाँ तक पीछा करते हुए आया था। और जूलियस सीजर क्लियोपेट्रा को अपने साथ रोम भी लेकर के गया था। 3 वर्षों तक क्लियोपेट्रा एक कीप के रूप में रही, कॉन्क्यूबिन के रूप में रही जूलियस सीजर की, और जूलियस सीजर विवाह भी करना चाहता था क्लियोपेट्रा से, लेकिन रोमन परंपरा इस बात की इजाज़त नहीं देती थी। रोमन ट्रेडिशन ये कहती थी कि रोम का कोई नागरिक अगर विवाह करता है तो रोम के ही नागरिक से विवाह करेगा। तो इस परंपरा के कारण जूलियस सीजर क्लियोपेट्रा से विवाह तो नहीं कर सका, लेकिन एक कीप के रूप में क्लियोपेट्रा 3 वर्षों तक रही। थोड़ा आवाज़ आप लोगों की ज़्यादा आ रही है, उसको कम कर दें कहीं से।
और जूलियस सीजर से उसको एक पुत्र भी था जिसका नाम था सीसारियन। और सीजर की हत्या जब 15 मार्च 44 BC को हो जाती है तो क्लियोपेट्रा रोम के सिंहासन पर अपना दावा भी पेश करती है, क्योंकि सीजर का ही बेटा सीसारियन था। लेकिन ऑक्टेवियस सीजर उसको बेइज्जत करके भगा देता है। फिर वहीं 3 वर्षों के दौरान क्लियोपेट्रा का कुछ प्रेम एंटनी के भी प्रति हो गया था। और फिर जब रोमन साम्राज्य का गठन होता है, 3 भागों में बंटता है, रोमन ट्रायम्विरेट। तो रोमन साम्राज्य के 3 स्तंभ होते हैं। एक भाग लेपिडस के हिस्से में जाता है और दूसरा भाग ऑक्टेवियस सीजर के हिस्से में, और तीसरे भाग का मालिक एंटनी बनता है। और एंटनी जबरदस्ती रोमन साम्राज्य के दक्षिणी पूर्वी हिस्से को चुनता है, जो कि इजिप्ट में पड़ता है। यार ये तो बैकग्राउंड है। जहाँ तक शेक्सपियर के एंटनी और क्लियोपेट्रा के स्रोत की बात है, तो ये प्लूटार्क के लाइव्स से लिया गया है। लाइव्स शॉर्ट में कहते हैं, फुल टाइटल है लाइव्स ऑफ ग्रेट ग्रीक एंड रोम। तो रोम और जो है यूनान के प्रसिद्ध महापुरुषों की जीवनियां लिखा है प्लूटार्क ने लैटिन में, जिसका ट्रांसलेशन अंग्रेजी में थॉमस नॉर्थ ने पेश किया था। तो एंटनी और क्लियोपेट्रा का पूरा स्रोत शेक्सपियर ने प्लूटार्क के लाइव्स से लिया है। और उसके कैरेक्टर की अगर चर्चा की जाए तो एंटनी वाज रोमन जनरल एंड वन ऑफ रोमन ट्रायम्वर्स। ट्रायम्वर आप ये मान करके चलिए, अभी मैंने बताया कि 15 मार्च को 44 BC में जब सीजर का असैसिनेशन होता है कैपिटोल में, कैपिटोल वो पहाड़ी है, जैसा कि जूलियस सीजर का डिस्कशन करते हुए हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो रोम साम्राज्य 3 भागों में बंटता है और एक का अधिपति जो होता है ऑक्टेवियस सीजर, और दूसरे भाग का मालिक, दूसरा ट्रायम्वर एंटनी है, और तीसरा है लेपिडस। ये तीनों अपने ट्रायम्विरेट के जनरल हैं। एंटनी रोमन जनरल है, वन ऑफ रोमन ट्रायम्वर्स। ऑक्टेवियस वन ऑफ रोमन ट्रायम्वर्स। इसको थोड़ा सा सही कर लें आप, ट्रायम्वर्स। और रोमन जनरल है। लेपिडस भी 3 ट्रायम्वर्स का एक व्यक्ति है, ये भी रोमन जनरल है। सेक्सटस पॉम्पी, इसको आप सेकंड कर लें, क्योंकि पहले सेक्सटस पॉम्पी फर्स्ट की हत्या कर दिया था जूलियस सीजर ने, और सेक्सटस पॉम्पी फर्स्ट का जो है बेटा था। रेबल अगेंस्ट ट्रायम्विरेट, रोमन साम्राज्य के जो 3 स्तंभ थे उसके प्रति हमेशा विद्रोह की भावना रखता था, और मेडिटेरेनियंस का ये सी पायरेट भी था, जो रोमन साम्राज्य के लिए खतरे का कारण बना हुआ था। एनोबार्बस या एंटनीस लायल, एंटनी का बड़ा स्वामी भक्त है एनोबार्बस। एग्रिप्पा एडमिरल ऑफ रोमन नेवी, रोमन नेवी का एडमिरल है। और ये प्रश्न पूछा गया है कि हु सजेस्ट द मैरिज ऑफ ऑक्टेविया, जो कि ऑक्टेवियस सीजर की सिस्टर थी, ऑक्टेविया के साथ एंटनी का विवाह किसने सजेस्ट किया था? तो रोमन नेवी का एडमिरल एग्रिप्पा ने किया था। कैनिडस, ये भी प्रश्न पूछा गया है। जो प्रश्न पूछा गया उसको मैं थोड़ा सा डॉटेड कर दे रहा हूँ। कैनिडस एंटनी का लेफ्टिनेंट जनरल था। टॉरस, ये भी प्रश्न पूछा गया है। अब ये जरा ध्यान रखिएगा कि जो मेजर कैरेक्टर हैं प्ले के, अब मेजर कैरेक्टर को न पूछ करके कुछ माइनर कैरेक्टर को भी अब पूछा जाने लगा है। टॉरस ऑक्टेवियस का लेफ्टिनेंट जनरल है।
मेरिडियन यूनक है, ये भी प्रश्न पूछा गया है डियर। हु वाज मेरिडियन यूनक? यूनक कहते हैं थर्ड जेंडर को, यानी कि हिजड़े को। और चार्मियान और इरोस, ये भी प्रश्न पूछा गया है। मेड ऑनर ऑफ क्लियोपेट्रा। इरोस ये एक सैनिक है। जब एंटनी को ये समाचार मिलता है कि क्लियोपेट्रा गुजर चुकी है, तो इरोस से वो कहता है कि अपनी तलवार लेकर के उसकी हत्या कर दे। इरोस एंटनी की हत्या न करके खुद तलवार घोंप करके मर जाता है, और इरोस की काफ़ी प्रशंसा उसके बहादुरी की करता है एंटनी। प्रश्न ये भी पूछा गया है कि वेयर द फर्स्ट बैटल टुक प्लेस, तो वह है बैटल ऑफ एक्टियम। ये समुद्री लड़ाई होती है जिसमें अपने 60 शिप को लेकर के युद्ध के दौरान क्लियोपेट्रा भाग खड़ी होती है, और ये डिजर्शन एंटनी की पराजय का कारण बनता है। तो आप इसको नोट कर लें, और नोट करने के बाद थोड़ा मैं थीम की चर्चा कर दूं। और चूंकि इसमें कोटेशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम लोग दूसरी बार भी जोड़ लेंगे। आप इसको नोट करके मुझे बता दें। एवरीवन हैज नोटेड डाउन? सारे लोगों ने लिख लिया है कि नहीं? ओके, चले, ठीक ठीक। बेटा थोड़ा सा इधर कर दो। तो केवल 10 मिनट हम लोग चर्चा करेंगे थीम की। और मैं समझता हूँ इस प्ले के थीम के बारे में सभी लोग जानते होंगे, लेकिन थीम के अतिरिक्त कुछ और भी सूचनाएं हैं, क्योंकि आप लोग टीचर बनने जा रहे हैं, इसलिए ज़रूरी है थोड़ी सी बैकग्राउंड के भी बारे में हम लोग जानें। आप सभी लोगों को पता है कि 15 मार्च 44 BC को कैपिटोल में, जो कि रोम की संसद का नाम था कैपिटोल, वहाँ पर सीजर का असैसिनेशन होता है। उसको हम मर्डर नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जो भी राजनीतिक हत्याएं होती हैं उसको असैसिनेशन कहा जाता है। जूलियस सीजर में इस बात का जिक्र आप सुन चुके हैं। सीजर के असैसिनेशन के बाद रोमन साम्राज्य, जो विजयी पक्ष है जिसमें 3 लोग थे, लेपिडस, एंटनी और ऑक्टेवियस सीजर, ये तीनों लोग आपस में तय करते हैं कि रोम साम्राज्य को 3 हिस्सों में बांटा जाए, और हर हिस्से का मालिक हो। तो पहला हिस्सा ऑक्टेवियस सीजर को, और दूसरा लेपिडस को। और रोमन साम्राज्य का जो दक्षिणी पूर्वी हिस्सा है वो एंटनी के हिस्से में जाता है। वास्तव में एंटनी जानबूझ करके ये रोमन साम्राज्य का दक्षिणी पूर्वी हिस्से का चुनाव करता है। क्यों? कि इजिप्ट की महारानी क्लियोपेट्रा से उसका पहले से प्रेम था, और ये प्रेम तब परवान चढ़ा था जब जूलियस सीजर क्लियोपेट्रा को अपने कॉन्क्यूबिन के रूप में, अपनी कीप या रखेल के रूप में रोम लेकर के गया था। सीजर की हत्या होने के बाद मैंने अभी बताया था कि क्लियोपेट्रा रोमन साम्राज्य पर अपने बेटे सेसारियन जो कि सीजर से पैदा हुआ था, लेकिन लेपिडस इसका विरोध करता है। ऑक्टेवियस सीजर क्लियोपेट्रा को अपमानित करके इजिप्ट भेज देता है। तो इस कनेक्शन को लेकर के एंटनी रोमन साम्राज्य के दक्षिणी पूर्वी हिस्से का चुनाव करता है, जो बिल्कुल इजिप्ट के करीब है। और फिर नाटक में, इतिहास में ये भी दिखाया है कि लेपिडस को ऑक्टेवियस सीजर बंदी बना लेता है। एंटनी
मर जाता है और इसके बाद रोमन साम्राज्य का पहला एम्परर ऑक्टेवियस सीजर है, जो ऑगस्टस नाम की पदवी धारण करके रोमन साम्राज्य का सम्राट बनता है। नाटक की शुरुआत एंटनी और क्लियोपेट्रा की इस बात से होती है कि लेपिडस और ऑक्टेवियस सीजर ये अपने जनरल के साथ चर्चा करते हैं और लेपिडस ये कहता है कि रोमन साम्राज्य के कंसोलिडेशन या एकजुटता के प्रति नेग्लिजेंट है एंटनी और वो क्लियोपेट्रा के प्रेम बंधन में बुरी तरह से पड़ा हुआ है। तो जैसा कि हम तीनों ने यानी ऑक्टेवियस, लेपिडस और एंटनी ने इस बात को प्लेस किया था कि वो सब रोमन साम्राज्य को अखंड रखेंगे और अपनी एक सोल्जरली ड्यूटी में पूरी तरह से स्लगिश और नेग्लिजेंट हो रहा है एंटनी, इस बात की चर्चा होती है। और ये भी चर्चा होती है कि सेक्सटस पॉम्पियस सेकेंड, जो कि मेडिटेरेनियन सी का पायरेट है, समुद्री डाकू है, जो रोमन साम्राज्य के ऊपर बार बार आक्रमण करता है, उससे कैसे निपटा जाए। संदेश भेजा जाता है एंटनी को और एंटनी वैसे तो जाना नहीं चाहता है, लेकिन एंटनी की पत्नी फुल्विया की मृत्यु का जब समाचार एंटनी को मिलता है तो एंटनी वापस जाता है और फिर वहाँ पर ऑक्टेवियस ये एंटनी के साथ झगड़ा करता है और इस बात का दोष मढ़ता है कि रोमन साम्राज्य के प्रति जो जिम्मेदारी एंटनी की होनी चाहिए वो एक ट्रम्पेट के बाहों में, ट्रम्पेट कहते हैं बदकार बदचलन औरत को, यानी कि क्लियोपेट्रा की ओर उसका इशारा है, उसके प्रेम बंधन में बंध करके अपनी जिम्मेदारी को भूल जाता है। दोनों आपस में झगड़ा करते हैं, लेकिन बीच बचाव लेपिडस करता है और फुल्विया की इधर मृत्यु हो चुकी है तो एग्रीपा के बारे में आपने लिखा है कि ये रोमन नेवी का जनरल है। ये सुझाव देता है एंटनी को कि क्योंकि एंटनी की पत्नी फुल्विया की मृत्यु हो गई है, अगर ऑक्टेविया जो कि ऑक्टेवियस सीजर की बहन है उसका विवाह एंटनी से कर दिया जाए तो एंटनी फिर एक तो रक्त के संबंध में बंधेगा और दूसरा रोमन ट्रायम्बर है तो शायद रोमन ट्रायम्बरेट को मजबूती देने के लिए एंटनी में एक कर्तव्य भावना जाग उठे। एग्रीपा की सलाह को मान करके ऑक्टेविया का विवाह ऑक्टेवियस एंटनी से कर देता है। लेकिन ये समाचार जब इजिप्ट पहुंचता है तो क्लियोपेट्रा उस संदेशवाहक को कोड़े से पिटवाती है, क्योंकि क्लियोपेट्रा ये चाहती नहीं थी कि एंटनी का विवाह सैन्य से हो। लेकिन उसका गुस्सा तब शांत हो जाता है जब उसको ये पता चलता है कि ऑक्टेविया एक प्लेन फेसेड और रूखे बालों वाली एक साधारण सी घरेलू महिला है। तब क्लियोपेट्रा शांत होती है। इधर सेक्सटस पॉम्पियस और उसके दो साथी दोनों ऑक्टेवियस सीजर और लेपिडस से समझौता करते हैं। एंटनी भी रहता है उसमें और एंटनी समझौते का प्रस्ताव सेक्सटस पॉम्पियस के सामने ये रखता है कि सार्डिनिया और सिसिली का इलाका, समझौते में सार्डिनिया और सिसिली का इलाका ऑक्टेवियस, लेपिडस और एंटनी सेक्सटस पॉम्पियस को देते हैं और इस शर्त के साथ कि जो सालाना उपज होगी उसका 10वां हिस्सा रोमन साम्राज्य को जो है सेक्सटस पॉम्पियस देगा। समझौता हो जाता है, दोनों पक्ष राजी होते हैं और फिर ऑक्टेवियस सीजर चला जाता है, उनको वापस इजिप्ट लौट जाता है और फिर ऑक्टेवियस सेक्सटस पॉम्पियस के जनरल ने ये सुझाव दिया कि चूंकि सब लोग मदिरा के नशे में सो चुके हैं, इसलिए ऑक्टेवियस सीजर और जो है
लेपिडस की हत्या करके रोमन साम्राज्य का सम्राट घोषित कर दे अपने आप को सेक्सटस पॉम्पियस। लेकिन सेक्सटस पॉम्पियस इस बात को बिल्कुल इनकार करता है और कहता है कि ये समझौते का एक ट्रूस होगा, एक खिलाफत होगी समझौते की। समझौता समाप्त होता है। इसके बाद ऑक्टेवियस सीजर जो कि दगाबाजी करता है, लेपिडस की सेना का प्रयोग करके वो युद्ध छेड़ देता है और सेक्सटस पॉम्पियस और उसके दोनों साथियों को मार देता है। लेपिडस जब इस बात का विरोध करता है कि शांति समझौते को तोड़ा है ऑक्टेवियस सीजर ने, तो ऑक्टेवियस सीजर लेपिडस को कैद में डाल देता है और ये समाचार पहुंच जाता है इजिप्ट एंटनी के पास। एंटनी बेहद नाराज होता है। वैसे तो कई बातों के को लेकर के एंटनी और ऑक्टेवियस में नाइतफाकी होती है, दोनों एक दूसरे के विचारों से सहमत नहीं होते हैं, लेकिन लेपिडस को कैद में डालना ये तुरंत कारण बनता है युद्ध का और एंटनी चुनौती देता है ऑक्टेवियस सीजर को कि वो चाहे तो समुद्री युद्ध कर ले। एनोबार्बस काफ़ी समझाता है एंटनी को कि रोमन नेवी के सामने इजिप्शियन नेवी कहीं पर भी नहीं टिक पाएगी, इसलिए समुद्री युद्ध की चुनौती ने दी है। लेकिन एनोबार्बस की सलाह को एंटनी नहीं मानता है और परिणाम ये होता है कि एक्टियम की लड़ाई होती है और उस युद्ध में अपने 60 जहाजी बेड़ों को लेकर के क्लियोपेट्रा भी शामिल होती है। लेकिन युद्ध जब समाप्त पर होता है तो न जाने किस कारण से अपने 60 जहाजी बेड़ों को लेकर के क्लियोपेट्रा भाग खड़ी होती है और एंटनी उसका पीछा करते हुए जब जाता है तो सेना बिल्कुल जनरल विहीन, नेतृत्व विहीन हो जाती है। परिणाम ये होता है कि एक्टियम की लड़ाई एंटनी हार जाता है। एंटनी काफी गुस्से में होता है, लेकिन एक औरत के मक्कारियों का प्रदर्शन करते हुए क्लियोपेट्रा उसको शांत कर देती है। फिर दूसरा युद्ध जो होता है वह जमीन पर होता है। एनोबार्बस फिर एक बार समझाता है, लेकिन एंटनी एक जिद्दी किस्म का जनरल है, वो एनोबार्बस की बात को नहीं मानता है और एनोबार्बस इस बात से नाराज होकर के चला जाता है ऑक्टेवियस के खेमे में। एंटनी को जब इस बात का पता चलता है तो वो नाराज नहीं होता है, बल्कि एनोबार्बस का जो भी सामान छूट गया था उस सारे सामान को एंटनी एनोबार्बस के खेमे में पहुंचा देता है। अपनी कृतज्ञता और एंटनी की उदारता का इतना असर एनोबार्बस के ऊपर पड़ता है कि वो शर्म से मर जाता है। जमीन के ऊपर लड़ाई होती है। एंटनी एक बार फिर पराजित होता है और पराजय का कारण एक बार फिर क्लियोपेट्रा है और क्लियोपेट्रा से इतना नाराज होता है कि वह उसकी हत्या करने के लिए क्लियोपेट्रा को ढूंढता फिरता है। क्लियोपेट्रा डर करके अपने मॉन्यूमेंट में कैद कर लेती है और एक झूठा संदेश भेज देती है एंटनी के पास कि क्लियोपेट्रा मर गई। और ये समाचार सुनकर के एंटनी कहता है अब जीने का कोई मकसद नहीं रहा। वो अपने सैनिक ईरोस से कहता है कि वह तलवार लेकर सामने तलवार का रुख उसकी ओर और थोड़ा सा जो है वेट कर लेते हैं, तब तक हो सकता है रिज्यूम हो जाए कि तलवार लेकर के वो खड़ा हो जाए और दौड़ता हुआ उस तलवार के ऊपर गिरेगा एंटनी। लेकिन ईरोस इस बात को नहीं मानता है और ईरोस अपनी खुद हत्या कर लेता है। फिर समाचार एंटनी पूरी तरह से मरता नहीं है, एंटनी अभी जिंदा है, लेकिन समाचार जब मिलता है क्लियोपेट्रा को तो क्लियोपेट्रा अपने कन्फाइनमेंट में एंटनी को बुलवाती है अपने सैनिकों को भेज करके और फिर एंटनी क्लियोपेट्रा की बाहों में ही मर जाता है। इधर ऑक्टेवियस सीजर अपने सैनिकों
को उस मॉन्यूमेंट के इर्द गिर्द लगा रखा है कि उसका पूरा का पूरा मकसद है क्लियोपेट्रा को अपमानित करके रोम की गलियों में पैरेड कराने की। और डोनाबेला जब ये समाचार देता है कि इस तरह से अपमानित करने का इरादा है, तो क्लियोपेट्रा अपनी दोनों नौकरानियों चार्मिया और इरोस को बुलाती है और एक फिग अंजीर की टोकरी में उसने एस्प जो कि अत्यंत जहरीले सांप होते हैं, उसको अपने सीने पर रख करके एस्प के सांपों से अपने आप को डसवा लेती है और इस प्रकार क्लियोपेट्रा की भी मृत्यु हो जाती है। और यहीं पर जो है एंटनी और क्लियोपेट्रा नाटक की समाप्ति होती है। अब मैं चाहूँगा कि अगर थोड़ा सा वक्त मिलता है तो मैं कुछ कोटेशन लिखूँ, आप उसको जो है नोट कर लें, बचा है कुछ समय कि नहीं बचा। तो अब थोड़ा इम्पोर्टेंट कोट्स आप लिखें। कितने मिनट बाकी हैं, सीधे कर दो इधर। फिर से जोड़ लेते हैं important quotes: and let Rome in Tiber melt, and wide arc of ranged empire fall. Here is my place in your arm. यह एंटनी क्लियोपेट्रा से कहता है। जब क्लियोपेट्रा एंटनी से ये कहती है कि आप तो पूरी तरह से रोमन एम्पायर के प्रति जिम्मेदारियों को नहीं निर्वहन कर रहे हैं, तो कहता है कि रोम का जो विस्तृत फैला हुआ साम्राज्य है और उसका आर्क अगर तिबर नदी में घुल जाता है, पिघल जाता है, तो ऐसा होने दो, मेरी जगह तो जो है। और चार्मिया का ये स्टेटमेंट है, इन टाइम्स वी ऑफन हेट विच वी फियर मोस्ट। अक्सर ऐसा होता है कि जिन चीज़ों से हम बहुत ज़्यादा भयभीत होते हैं, उन्हीं चीज़ों से हमें गहरी नफरत भी होती है। नोट कर लें फिर आगे। नोट कर लिया हो तो फिर आगे मिटा करके लिखें। नेक्स्ट है, लेट नॉट द पीस ऑफ वर्च्यू set betwixt us. Let not the peace of virtue set betwixt us as cement of our love. As cement of our love to keep it built. Be ran battle upon the fortress of it.
ये स्टेटमेंट है ऑक्टेवियस का। ऑक्टेवियस टू एंटनी ऑन द मैरिज ऑफ ऑक्टेविया विद एंटनी। ऑक्टेविया का एंटनी के विवाह के मौके पर यह स्टेटमेंट ऑक्टेवियस कहता है कि लेट नॉट द पीस ऑफ वर्च्यू सेट बिटवीक्स्ट अस। ये पीस ऑफ वर्च्यू कोई और नहीं बल्कि ऑक्टेविया है। तो कहता है कि ये सद्गुण का टुकड़ा अर्थात ऑक्टेविया जो हमारे बीच में है, ये किस तरह का काम करेगी? सीमेंटिंग फोर्स का काम करेगी। हम लोगों के प्रेम को और ज़्यादा मजबूती प्रदान करने का काम करेगी, टू कीप इट बिल्ट, जिससे कि रोमन साम्राज्य और ये प्रेम संबंध हमेशा बना रहे। कहीं ऐसा ना हो कि रैम, भेड़े की एक प्रजाति होती है, रैम कहते हैं। बैटर का मतलब होता है बार बार टक्कर मारना। कहीं ऐसा ना हो कि ये रैम बन जाए और फिर रोमन साम्राज्य की दीवारों पर बार बार इसका आक्रमण होता रहे, कमजोर करता रहे, बल्कि ये कि ऑक्टेविया वो सीमेंटिंग फोर्स का काम करेगी जिससे रोमन साम्राज्य और हमारे प्रेम संबंधों में और ज़्यादा मजबूती आएगी। मिटा दे रहा हूँ, अगला स्टेटमेंट नोट करते जाइए। मिटा दें? नोट हो गया हो तो बोलते जाए। क्या हेलो, ये बेटा जरा देखो, जो है कुछ आवाज उधर से। हेलो, जब ऑक्टेवियन का युद्ध हार जाता है तो खुद से अफसोस में कहता, हार द लैंड बिट्स मी नो मोर टू ट्रेड अपॉन इट। इतना अपमानित और अफसोस में है एंटनी कि वो कहता है कि धरती अब मुझे अपने ऊपर चलने से मना करती है। इट इज असेम्ड टू बियर मी। अब धरती मेरा बोझ धारण करने में शर्मिंदा है। आई एम सो लेटेड इन द वर्ल्ड। मैं दुनिया में इस कदर खो चुका हूँ या अपने आप को खो दिया हूँ, दैट आई हैव लॉस्ट माई वे फॉर एवर, कि इस दुनिया में हमेशा हमेशा के लिए मैं अपना रास्ता खो बैठा हूँ। नेक्स्ट
सो लेटेड है, LATED। देखो वैसे शेक्सपियर की भाषा सो लेटेड का मतलब आई हैव बिकम सो लॉस्ट, एंड लेटेड का एक और भी अर्थ है कि मुझे अब इतनी देर हो चुकी है, मैं अपने आप को समेट नहीं सकता। चलिए मिटाए गया। नेक्स्ट है नेचर्स इनफाइनाइट बुक ऑफ सीक्रेसी। In nature's infinite book of secrecy, I can read a little. प्रकृति के इस रहस्यमय पुस्तक से मैं बहुत थोड़ा सा पढ़ सकता हूँ। ये स्टेटमेंट है सूटसेयर का, भविष्य वक्ता का। The grape is crowned with insulation. The grape is crowned with insulation, ये स्टेटमेंट एनोबार्बस का है। बेटा पूरा करिए किसी तरह से यार। Where is my serpent of old Nile? Where is my serpent of old Nile? ये ओल्ड नाइल, सरपेंट ऑफ ओल्ड नाइल किसके लिए आता है? तो क्लियोपेट्रा के लिए स्टेटमेंट है एंटनी का। Eternity was in our lips and eyes. क्लियोपेट्रा का स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, आई वॉज ए मार्शल फॉर ए मोनार्क। मार्शल कहते हैं निवाला को। मैं एक सम्राट के लिए, मोनार्क के लिए मार्शल थी। माई सालाद डे। And when I was green in judgment. स्टेटमेंट क्लियोपेट्रा का बता सकते हैं इसका मतलब क्या है? कोई कोशिश करे।
ठीक कह रहे हैं आप। तो कहते हैं कि एक ऐसा भी वक्त था, वास्तव में ये स्टेटमेंट रेफरेंस दे रही है किसकी तरफ, जूलियस सीजर की तरफ, जब वो कॉन्क्यूबिन के रूप में रोम में थी। तो कहती थी एक ऐसा भी वक्त था जब मैं मोनार्क यानी जूलियस सीजर का एक निवाला बनी थी, और तब मेरा सलाद जानते हैं सब हरा होता है, तो वो मेरे इमेच्योरिटी, मानसिक रूप से इमेच्योरिटी का दिन था, व्हेन आई वॉज बीन इन जजमेंट, और जब मेरा जजमेंट, मेरा निर्णय बिल्कुल इमेच्योर और गलत हुआ करता था। ठीक है, आगे बढ़े भैया। आज ये पूरा नहीं हो पाएगा ना जी। हेलो ये बेटा, आज इतना मित्रों, आज इतना ही रहेंगे। तो ये फ्लक्चुएट हो रहा है, और इसको मैं अभी लिख करके भेज देता हूँ आप लोग